जब से इलेक्शन का रिजल्ट आया बॉस, तब से विपक्ष यही कहने में जुटा है कि नरेंद्र मोदी तो कमजोर हो गए, नरेंद्र मोदी तो सहयोगियों की बैसाखी पर टिके हैं, मोदी को तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार गठबंधन की सरकार में ये लोग नचा देंगे, नरेंद्र मोदी के साथ आज नहीं तो कल खेला हो जाएगा। यही सब आप सुन रहे होंगे 4 तारीख से। यह सरकार ज्यादा नहीं चलेगी, यह चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम बनाई है, उससे तो क्लियर मैसेज आ गया है कि खेला नरेंद्र मोदी के साथ नहीं, खेला विपक्ष के साथ हुआ है। नरेंद्र मोदी ने अपनी नई टीम से क्लियर मैसेज दिया है कि वो नंबर गेम के हिसाब से चलने वाले नहीं है बॉस। जो देश हित में होगा वो फैसले लिए जाएंगे, जो उनके विजन के लिए सही होगा उसी पर चलेंगे। ये नरेंद्र मोदी की नई टीम से क्लियर कट दिख रहा है, क्योंकि जो नई टीम बनी है वो नरेंद्र मोदी की पुरानी सरकार का एक्सटेंशन है। इसमें जिस बदलाव और उलटफेर की बातें लोग कर रहे थे कि अरे फलाने के इतने सांसद हैं तो उसको इतनी सीटें मिल जाएंगी, उसको ये मंत्रालय मिल जाएगा, उसको वो मिल जाएगा, मोदी तो सरकार चलाने के लिए घुटनों पे आ जाएंगे। बॉस, लिस्ट आ गई और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। विपक्ष जिस उम्मीद में बैठा था वो उम्मीद धराशायी हो गई। सारा नैरेटिव नरेंद्र मोदी ने एक दिन में ध्वस्त कर दिया, क्योंकि सबसे पहले आप देखिए कि जो टॉप के 4 मंत्रालय हैं, वैसे हर मंत्रालय एक अहम जिम्मेदारी होता है, लेकिन ये टॉप के 4 मंत्रालय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का हिस्सा होते हैं। इन चारों मंत्रालयों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। किसी भी सरकार में टॉप मंत्रालय वो होते हैं जो सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के तहत आते हैं। इसमें डिफेंस, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय शामिल होता है। नरेंद्र मोदी की नई टीम में सीसीएस के तहत आने वाले मंत्रालयों में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी अमित शाह को पहले की तरह गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी गई है, राजनाथ सिंह को फिर से रक्षा मंत्री बना दिया गया है, निर्मला सीतारमण का फोकस इकोनॉमी को आगे ले जाने पर रहेगा क्योंकि वो वित्त मंत्री फिर से बना दी गई हैं, और विदेश मंत्रालय में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। एस जयशंकर पानी पी पी कर जो विदेशी के लोग हैं या विदेश की सोच है भारत के प्रति, उसको लाइन पर लाते रहे, यानी विदेश मंत्री फिर से एस जयशंकर बनाए गए। और यही होती है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। अब आप कहेंगे भाई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का इतना महत्व क्यों है? भाई देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं और यह कमेटी देश की सुरक्षा से जुड़े अहम फैसले लेती है। सरकार में बड़े पदों पर इसकी नियुक्ति होती है। बड़े पदों पर किसकी नियुक्ति होगी, डिफेंस उपकरण खरीदने जैसे अहम ये कमेटी फैसले करती है। मोटे तौर पर देखें तो सीसीएस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय सुरक्षा है। वो ऐसे मुद्दों पर फैसले लेती है जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ होता है। सामरिक नजरिए से देश के हित में क्या है, यह कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ही फैसला करती है। सीसीएस देश में आंतरिक सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने से जुड़े मुद्दों पर फैसला करती है। किसी देश से कैसे डील करना है, भारत की विदेश नीति क्या होगी, दूसरे देशों से जुड़े सुरक्षा के मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय समझौते के केस में भी सीसीएस ही एक्टिव रहती है। देश की आर्थिक और राजनीतिक हालत कैसी है, कहीं उसका असर राष्ट्रीय सुरक्षा पर तो नहीं पड़ रहा, इसका रिव्यू भी सीसीएस करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े नए प्रोजेक्ट या पोस्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मंजूरी सीसीएस ही देती है। यानी जो सबसे अहम मंत्रालय है नरेंद्र मोदी की, जिसको आप एकदम कोर टीम कहिए, वो इंटैक्ट है। तो फिर नरेंद्र मोदी काहे के कमजोर हुए भाई? अच्छा, सारे अहम और महत्वपूर्ण मंत्रालय जिनमें नरेंद्र मोदी चाहेंगे कि भाई गति बनी रहे, उनमें से ज्यादातर बीजेपी के पास ही हैं और उनमें कोई बदलाव भी नहीं किया पीएम मोदी ने, जबकि कहा यह जा रहा था कि सहयोगी दल अहम मंत्रालयों के लिए दबाव बनाएंगे और मोदी को झुकना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी ने पहले ही क्लियर कर दिया कि सीसीएस के मंत्रालयों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसी तरह से नरेंद्र मोदी के विजन के लिए जो अहम मंत्रालय हैं, उनमें भी कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। ना ही ये मंत्रालय सहयोगियों को दिए गए, जैसे नितिन गडकरी का मंत्रालय, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही थी कि उनके मंत्रालय का क्या होगा, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, कहीं उनका मंत्रालय सहयोगियों पर कुर्बान ना हो जाए। लेकिन नितिन गडकरी का मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के लिए अहम मंत्रालय है, तो इसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ, ना ही इसे सहयोगी दलों को दिया गया। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय दिया गया है। गडकरी के साथ सड़क परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा, जो दिल्ली से सांसद हैं, उन्हें एमओएस बनाया गया है। अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा दोनों मोदी सरकार में नए चेहरे हैं। अजय टम्टा उत्तराखंड में बीजेपी के दलित चेहरा हैं और हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली से सांसद चुनकर आए। इसी तरह से शिवराज सिंह चौहान को पीएम मोदी ने अपनी टीम में पहली बार शामिल किया।
उन्हें एमपी की राजनीति से केंद्र की राजनीति मिला। अच्छा, आप देखिए नितिन गडकरी को लेकर ये लोग चुनाव में क्या माहौल बनाए थे कि देखिए नितिन गडकरी को तो मोदी ने साइड लगा दिया। अरे बॉस, फिर से तीसरी बार उनको इतना अहम मंत्रालय दिया। उसी तरह से शिवराज सिंह चौहान के लिए लोग माहौल बनाए थे, इनको तो एमपी में सीएम हटा दिया, मोदी ने इनका पत्ता काट दिया। लेकिन आप देखिए शिवराज सिंह चौहान को कितनी अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बना दिया गया है, उन्हें कृषि मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। पिछली बार यह मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर के पास था। संयोग की बात यह है कि नरेंद्र सिंह तोमर भी मध्य प्रदेश से हैं और शिवराज सिंह चौहान भी एमपी से, यानी मध्य प्रदेश से कृषि मंत्रालय पिछली बार भी था, इस बार भी है कृषि मंत्री। शिवराज सिंह चौहान उस मंत्रालय को हैंडल करेंगे जो पीएम मोदी की प्राथमिकताओं में से एक है। कृषि और किसान पीएम मोदी की प्राथमिकता में है। आज पीएम मोदी ने कार्यभार संभालते ही जिस पहली फाइल पर साइन किया, वो फाइल भी किसानों से जुड़ी हुई थी। इसी से आप सोचिए कि शिवराज सिंह चौहान को कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त से जुड़ी फाइल पर आज साइन कर दिया। इस फैसले से देश के 9 करोड़ 30 लाख किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए जाएंगे। पहला फैसला कि किसानों के अकाउंट में पैसा डालो। पीएम मोदी ने इस फैसले के साथ ही यह बता दिया कि नई सरकार में भी किसान कल्याण उनकी प्राथमिकता में सबसे टॉप पर है। आज पीएम मोदी ने पीएमओ के अधिकारियों से बात करते हुए कहा कि 10 साल जो किया है उससे ज्यादा करने का है। जहां कोई नहीं पहुंचा, देश को वहां पहुंचाना है। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर आपको नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में वो चेहरे दिखाऊंगा जिन्हें आज बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां मिली हैं। और नीतीश कुमार की पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को क्या मिला है यह भी दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि सरकार क्या हिलने वाली है, डुलने वाली है या यूं ही चलने वाली है। मेरी कोशिश रही है कि पीएमओ ये सेवा का अधिष्ठान होना चाहिए। पीएमओ ये पीपल्स पीएमओ होना चाहिए। ये मोदी पीएमओ नहीं हो सकता है। हम वो लोग नहीं हैं कि जो इतने बजे ऑफिस शुरू होता है, इतना बजे पूरा होता है। हम वो लोग नहीं है। हमारे लिए समय के बंधन नहीं है, हमारे लिए सोचने की सीमाएं नहीं हैं, हमारे लिए पुरुषार्थ के लिए कोई मानदंड नहीं है। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है। इसी तरह से पीएम मोदी का एक और पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर वो अपनी टीम में आए। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के बारे में भी बहुत चर्चाएं थी कि मनोहर लाल खट्टर को अब पीएम मोदी जब केंद्र की राजनीति में लाए हैं तो उन्हें जिम्मेदारी कौन सी देंगे। मनोहर लाल खट्टर का मंत्रालय भी पीएम मोदी ने तय कर दिया है। खट्टर को हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स का मंत्रालय दिया गया है। यह मंत्रालय पहले हरदीप सिंह पुरी के पास था और यह मंत्रालय भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह से अर्बन डेवलपमेंट का जिम्मा है और प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि भाई गांव में और शहरों में और घर बनने हैं, तो मनोहर लाल खट्टर के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। मनोहर लाल खट्टर उस मंत्रालय को हैंडल करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में उनके दिल के सबसे करीब मंत्रालयों में से एक है। इसमें गरीबों के लिए घर बनाकर देने का मिशन है जिससे हर किसी के सिर पर छत हो। आज प्रधानमंत्री आवास पर जो पहली कैबिनेट बैठक हुई है उसमें पहला फैसला पीएम आवास योजना को लेकर ही हुआ है। पीएम मोदी की पहली कैबिनेट बैठक में यह फैसला किया गया कि पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। ये घर ग्रामीण और शहरी इलाकों में बनाए जाएंगे। पीएम आवास योजना के ये घर सारी सुविधाओं से और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े हुए होंगे। अभी तक 4 करोड़ 21 लाख घर पीएम आवास योजना के तहत बन चुके हैं और अब यह घर बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, उसका काम देखने की जिम्मेदारी किसकी है? मनोहर लाल खट्टर। जिन खट्टर साहब के लिए कहा गया कि इनको हरियाणा में देखिए इनका पत्ता काट दिया, तो शिवराज सिंह चौहान हो, मनोहर लाल खट्टर हो, नितिन गडकरी हो, कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ इन लोगों को लेकर माहौल बनाया गया और आज देखिए इन्हीं लोगों को नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम में कितनी अहम जिम्मेदारियां दी। इसी तरह से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पीएम मोदी इस बार अपनी टीम में लेकर आए। स्वास्थ्य मंत्रालय मनसुख मांडविया से लेकर जेपी नड्डा को दे दिया गया है। जेपी नड्डा को केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्रालय भी मिला है। यह मंत्रालय भी मनसुख मांडविया के पास था। इसी तरह से अगर ऊर्जा मंत्रालय को देखें तो ऊर्जा मंत्रालय पिछली बार आरके सिंह के पास था, इस बार मनोहर लाल खट्टर को दे दिया गया है। अगर आप ग्रामीण विकास मंत्रालय को देखेंगे, यह पिछली बार गिरिराज सिंह के पास था,
इस बार शिवराज सिंह चौहान के पास आ गया और ये अपने आप में बड़ी बात है। जिन मंत्रियों के विभाग पीएम मोदी ने नहीं बदले उनमें पीयूष गोयल का नाम है, इनका मंत्रालय नहीं बदला गया, इनको वाणिज्य मंत्रालय फिर से दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान का भी मंत्रालय नहीं बदला गया, इनको शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। अश्विनी वैष्णव का रेल मंत्रालय उनके पास बना हुआ है। सर्बानंद सोनोवाल को पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज, हरदीप पुरी को पेट्रोलियम मंत्री थे, वो मतलब 2 मंत्रालय थे, अर्बन डेवलपमेंट और पेट्रोलियम मंत्रालय, तो पेट्रोलियम मंत्रालय उनके पास बना हुआ है। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्रालय संभाल रहे थे, फिर से संभालते रहेंगे। एक और मंत्रालय जिसमें बदलाव किया गया है वो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। इसमें अगर आप देखेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, I&B मिनिस्ट्री। ये पहले किसके पास था? पहले था ये अनुराग ठाकुर के पास, और अब ये अनुराग ठाकुर, हालांकि अनुराग ठाकुर चुनाव जीते लेकिन इस बार उनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। अब ये I&B मिनिस्ट्री जो है वो दे दिया गया है अनुराग ठाकुर से लेकर अश्विनी वैष्णव को, जो रेल मंत्री हैं उनको ये अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। अच्छा, उनको I&B के साथ साथ IT मंत्रालय, माफ कीजिएगा, IT मंत्रालय भी दिया गया है। तो I&B प्लस IT प्लस रेलवे, ये 3 मंत्रालय किसके पास चले गए हैं? अश्विनी वैष्णव के पास। जो मंत्रालय सहयोगी दलों को मिला, अब सवाल यह है कि भाई सब तो अपनों को दे दिया, बीजेपी को दे दिया, तो फिर सहयोगियों को क्या दिया? उसमें भी सहयोगियों का बड़ा सम्मान हुआ है। देखिए, सिविल एविएशन जो पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास था, अब टीडीपी के राम मोहन नायडू को दे दिया गया है। स्टील मिनिस्ट्री पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास था, अब जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी को दिया गया है। भारी उद्योग ये पहले महेंद्रनाथ पांडे के पास था, ये भी जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी को दे दिया गया। फूड प्रोसेसिंग पहले एलजेपी के ही पशुपति पारस के पास था, अब चाचा से लेकर भतीजे को यानी एलजेपी के चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय दे दिया गया। एमएसएमई मंत्रालय ये पहले नारायण राणे के पास होता था, ये एचएएम यानी हम पार्टी के जीतन राम मांझी को दिया गया है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मंत्रालय है एमएसएमई, जो लघु और मध्य उद्योग होते हैं, जो देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। आप सोचिए, एक सांसद वाली पार्टी है हम, जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व सीएम, उनको एमएसएमई दे दिया भाई। तो नरेंद्र मोदी इस हिसाब से नहीं चल रहे हैं। अच्छा, टीडीपी के पास ज्यादा सांसद हैं, सब मलाई इनको दे दो। अच्छा, जेडीयू के पास ज्यादा हैं, इनको दे दो। ये तो हम वाले के पास एक ही है, इनको क्या देना? ऐसा नहीं है बॉस। एक सांसद वाले हमको भी, जीतन राम मांझी को भी एमएसएमई मिनिस्ट्री मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसी तरह आप देखिए, चिराग पासवान ने फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी मिलने पर खुशी जताई है। चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें ऐसे विभाग की जिम्मेदारी मिली है जिसका जिक्र उन्होंने हमेशा अपने विजन डॉक्यूमेंट में किया है, क्योंकि किसानों को उनके उत्पादन की सही कीमत दिलाने में फूड प्रोसेसिंग का अहम रोल है। सुनिए चिराग पासवान को वो क्या बता रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि जेडीयू को क्या मिला है इस मंत्रालयों के बंटवारे में। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है, और ये एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है जिसकी चर्चा मैंने मेरे विजन डॉक्यूमेंट में हमेशा की थी। मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में जो मेरा विजन है उसमें मैंने हमेशा इस बात का मैंने जिक्र किया था कि प्रोसेसिंग यूनिट्स जब तक हमारे प्रदेश में नहीं लगेंगे, खैर अब तो खैर देश भर की ये बात है, देश भर में जब तक नहीं लगेंगे तब तक हम लोग सही मायनों में जो उत्पादन हमारे किसान करते हैं उसकी सही कीमत उनको नहीं मिलेगी। कृषि प्रधान देश है हमारा, ऐसे में ज़रूरी है कि जो उत्पादन वो करते हैं उसकी प्रोसेसिंग बढ़िया से हो, पैकेजिंग बढ़िया से हो, उसकी मार्केटिंग बढ़िया से हो। यानी अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि सारे सहयोगी भी संतुष्ट हैं। जेडीयू का क्या हुआ? क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा है कि जेडीयू रहेगी जाएगी। जेडीयू को इस मंत्रालयों के बंटवारे में क्या मिला वो बताता हूं। जेडीयू के ललन सिंह को पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है। पंचायती राज मंत्रालय पहले गिरिराज सिंह के पास था। ललन सिंह को फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मंत्रालय भी मिला है। यह मंत्रालय पहले पुरुषोत्तम रुपाला के पास था, जो इस बार मंत्री नहीं बनाए गए। यानी ये भी 2 अहम मंत्रालय जेडीयू को दिए गए। इसके अलावा जेडीयू के रामनाथ ठाकुर को कृषि मंत्रालय में
राज्य मंत्री बनाया गया है। यूपी में बीजेपी के एक सहयोगी जयंत चौधरी हैं। जयंत चौधरी के 2 सांसद जीते। जयंत चौधरी को पीएम मोदी ने अपनी टीम में शामिल किया। जयंत चौधरी को राज्य मंत्री बनाया गया है और जयंत चौधरी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी दे दी गई है। जो बड़े बदलाव हुए हैं उनमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पहले स्मृति ईरानी के पास होता था। स्मृति ईरानी इस बार चुनाव हार गई, मंत्री भी नहीं बनाई गई और उनका मंत्रालय नई मंत्री अन्नपूर्णा देवी के पास गया है, जो झारखंड के कोडरमा से सांसद बनी है। इसी तरह से जल शक्ति मंत्रालय, जो पहले गजेंद्र शेखावत के पास था, अब गुजरात में बीजेपी के अध्यक्ष और वहां से सांसद सीआर पाटिल को दे दिया गया है। गजेंद्र शेखावत को इस बार कल्चर और टूरिज्म मंत्रालय दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास पिछली बार सिविल एविएशन था, इस बार सिविल एविएशन सहयोगी दल टीडी को चला गया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बार संचार मंत्रालय और उत्तर पूर्व विकास मंत्रालय दिया गया है। मनसुख मांडविया के पास पहले हेल्थ मिनिस्ट्री थी, अब स्वास्थ्य मंत्रालय जेपी नड्डा के पास चला गया है। मांडविया के पास इस बार लेबर मिनिस्ट्री और यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है। गिरिराज सिंह के पास पहले ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय था, इस बार उनकी जिम्मेदारी बदल दी गई है। गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल मिनिस्टर बना दिया गया है, जो कि पहले पीयूष गोयल के पास होता था। कोयला और खनन मंत्रालय पहले प्रहलाद जोशी के पास था, इस बार कोयला और खनन मंत्रालय तेलंगाना से सांसद जी किशन रेड्डी को दिया गया है। इसी तरह से अल्पसंख्यक मंत्रालय पिछली बार स्मृति ईरानी के पास था, इस बार यह मंत्रालय किरण रिजिजू को दे दिया गया है। आदिवासी मामलों का मंत्रालय पिछली बार अर्जुन मुंडा के पास था, लेकिन अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए और वो मंत्री भी नहीं बनाए गए। इस बार आदिवासी मामलों का मंत्रालय ओडिशा में बीजेपी के पुराने नेता जोएल ओराम को दे दिया गया। सबसे अहम मंत्रालय जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी संसद को चलाने की होगी, क्योंकि इस बार विपक्ष भी अच्छी खासी संख्या में संसद भवन पहुंचा है और एकजुट है। ऐसी स्थिति में संसद किस तरह से सुचारू तरीके से चल पाए, इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री जिम्मेदार होता है और उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। संसदीय कार्य मंत्री इस बार जो बनाए गए हैं उनमें किरण रिजिजू का नाम है कैबिनेट मंत्री, और अर्जुन राम मेघवाल जो कि एमओएस और एल मुरुगन एमओएस, यानी किरण रिजिजू को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। किरण रिजिजू बहुत सीनियर मंत्री हैं, उनके अनुभव को देखते हुए ही पीएम मोदी ने उन्हें संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी दी है। पिछली बार प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री थे, इस बार यह जिम्मेदारी किरण रिजिजू के खाते में आई है। मोदी कैबिनेट में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ तो इंडी गठबंधन के नेता बेचैन हो गए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने लिखा कि न गृह, न रक्षा, न वित्त, न विदेश, न वाणिज्य, न सड़क, न रेल, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न कृषि, न जल शक्ति, न पेट्रोलियम, न दूरसंचार एनडीए के घटक दलों के हिस्से में आया है, सिर्फ झुंझुनू मंत्रालय बहुते बेइज्जती। अभी कल तक ये लोग माहौल ये बना रहे थे कि नरेंद्र मोदी कमजोर पड़ गए, देखना सब इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री अपने सहयोगियों को देनी पड़ेगी। अब जब देखें कि नरेंद्र मोदी तो ऐसे चलते नहीं है, दिए नहीं, तो अब उधर पिन मार रहे हैं कि तुमको तो झुंझुना दे दिए जी मोदी जी। मतलब दोनों तरफ काम लगाए हुए, आग लगाए हुए। नरेंद्र मोदी की नई टीम में से, अच्छा एक चीज और देखिए, ये बता रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले कि सहयोगियों का सम्मान नहीं हुआ। ये वो लोग हैं जो पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन में सहयोगी होकर एक दूसरे को पानी पी के कोस रहे थे, ये सहयोगियों को सम्मान देना सिखा रहे हैं। इंडी अलायंस में ममता बनर्जी की पार्टी और कांग्रेस बंगाल में आपस में भिड़े पड़े थे, ये सहयोगियों को सम्मान देना सिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की नई टीम से जो मैसेजेस है अब आपको वो बताता हूं। 6 मैसेज क्लियर है। पहला मैसेज, सरकार में बीजेपी ही बॉस रहेगी, नई सरकार में नरेंद्र मोदी के मुताबिक ही काम होगा, इसलिए कैबिनेट में सहयोगियों के सीटों के अनुपात में बहुत ज्यादा जगह उन्हें नहीं मिली। दूसरा मैसेज, अभी की पिक्चर के मुताबिक कैबिनेट में बीजेपी के दबदबे से यह साफ है कि नई मोदी सरकार में गठबंधन के आफ्टर शॉक कम है और जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी को गठबंधन के सहारे चलना पड़ेगा, वैसा कुछ दिख नहीं रहा। तीसरा मैसेज, नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम में शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर समेत 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को जगह दी है, जिससे नीतिगत फैसलों में ज्यादा अनुभव वाले नेताओं को की मदद ली जा सकेगी। चौथा मैसेज, बीजेपी का अगला फोकस आने वाले विधानसभा चुनाव पर है, इसलिए कैबिनेट में हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र से सीटों के अनुपात में ज्यादा मंत्री बनाए गए। पांचवा मैसेज यूपी से जुड़ा है, जहां सबसे ज्यादा सीटों का नुकसान होने के बावजूद कैबिनेट में यूपी की हिस्सेदारी को कम नहीं किया गया। छठा मैसेज, कैबिनेट में सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग से मंत्री बनाए गए हैं, जिससे संदेश साफ है कि इस बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश और तेज होगी। नई सरकार को लेकर नरेंद्र मोदी पहले भी यह कह चुके हैं
कि तीसरे कार्यकाल में भी कड़े और बड़े फैसले होने वाले हैं। पीएम मोदी तो शुरुआत के 125 दिन का रोड मैप भी तैयार करके बैठे हैं और नई सरकार में नए प्लान पर तेजी से काम करने के लिए पीएम मोदी ने इस बार अपनी टीम को पहले के मुकाबले बड़ा रखा है ताकि आते ही ताबड़तोड़ फैसले हो जाएं। जबकि पिछली 2 सरकार में नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में छोटी टीम रखी थी और बाद में उस टीम को एक्सपेंड किया था, लेकिन इस बार पीएम मोदी ने शुरुआत से ही अपनी टीम को बड़ा रखा है। जैसे अगर आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट में साल और मंत्री कितने होते थे, जरा देखिए। 2014 में जब पहली बार शपथ ग्रहण हुआ तब नरेंद्र मोदी सरकार में 46 मंत्री बने थे, 46। अच्छा, बाद में एक्सपेंशन हुआ, लेकिन आपको अभी शुरू का बता रहा हूं। फिर अगर आप 2019 में देखिएगा तो जब शपथ ग्रहण हुआ तब 58 मंत्री बने और इस बार अगर आप देखिएगा 2024 में तो अगर आप नरेंद्र मोदी को भी मिला दें तो 72 मंत्री हो जाते हैं। यानी यहां विजन क्लियर है कि भैया ये थर्ड टर्म में गियर चेंज करना है तो शुरू से बड़ी टीम रखनी पड़ेगी। किसी भी सरकार में प्रधानमंत्री को मिलाकर 81 मंत्री हो सकते हैं, जो लोकसभा की कुल क्षमता का 15% होता है। यानी नरेंद्र मोदी की सरकार में अभी भी 9 मंत्रियों की जगह है और यह माना जा रहा है कि नए दल एनडीए से जुड़ते हैं तो फिर उन्हें बाकी बचे कोटे से जगह दी जा सकती है। नरेंद्र मोदी के पिछले कार्यकाल में साल 2021 में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उनकी सरकार में 78 मंत्री हो गए थे, तो इस बार तो अभी भी कम है। नरेंद्र मोदी इस बार गठबंधन की सरकार को चलाने वाले हैं, इसलिए शपथ समारोह से पहले इस बात की खूब चर्चा थी कि इस बार नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में गठबंधन दलों का दबदबा दिखेगा। ऐसी खबरें चल रही थी कि गठबंधन के दल हर 4 सांसद पर 1 मंत्री पद मांग रहे थे। इसके हिसाब से चंद्रबाबू नायडू के 4 मंत्री होते थे, जेडीयू के 12 के हिसाब से 3 मंत्री होते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की नई टीम से भी क्लियर हो गया था वो किसी के प्रेशर में आने वाले नहीं हैं। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी के साथ शपथ लेने वाले 71 मंत्रियों में से 11 ही पोस्ट एनडीए के पार्टनर्स को मिले हैं। 30 कैबिनेट बर्थ में से 5 कैबिनेट पद एनडीए के पार्टनर्स को दिए गए। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने एनडीए कोटे से अपने सहयोगियों को 4 राज्य मंत्री और 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया। एनडीए में सीटों की स्ट्रेंथ के मुताबिक बीजेपी के पास 82% सीटें हैं, लेकिन कैबिनेट में उसकी हिस्सेदारी 84% है। सीटों में टीडीपी की हिस्सेदारी 5.5% के आसपास है। कैबिनेट में उसकी हिस्सेदारी 2.8% है। जेडीयू की सीटों में हिस्सेदारी 4% है और कैबिनेट में उसकी हिस्सेदारी 2.8% है। बड़े दबाव के बावजूद नरेंद्र मोदी की सरकार में टीडीपी और जेडीयू के 2-2 मंत्री ही बनाए गए। इसके अलावा शिंदे गुट की शिवसेना से 1, चिराग पासवान की एलजेपी से 1, जेडीएस, आरएलडी, एचएएम पार्टी से 1-1 मंत्री बनाया गया। एनसीपी और जनसेना को भी कैबिनेट में हिस्सेदारी नहीं मिली। यानी नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में अगर एनडीए के बाकी दलों के नेताओं को देखें तो जेडीएस से एचडी कुमारस्वामी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जेडीयू से राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह को कैबिनेट में जगह मिली, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कोटे से जीतन राम मांझी कैबिनेट मंत्री बने, एलजेपी के चिराग पासवान कैबिनेट मंत्री बने और टीडीपी से राम मोहन नायडू कैबिनेट मंत्री बनाए गए। इसके अलावा शिवसेना की शिंदे गुट से प्रताप राव जाधव और आरएलडी से जयंत चौधरी मंत्री बने, जिन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। अपना दल की अनुप्रिया पटेल और आरपीआई के रामदास अठावले को भी फिर से मंत्री बनाया गया। यानी ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी एकदम हाथ कांप रहा है कि किसको दें किसको, अरे बॉस कुछ नहीं, एकदम हिसाब क्लियर है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है, बहुमत नरेंद्र मोदी के नाम पर मिला है एनडीए को, इसलिए सरकार तो नरेंद्र मोदी ही चलाएंगे। यह गफलत किसी में न रहे। नरेंद्र मोदी की नई मंत्रियों की टीम में सोशल इंजीनियरिंग का क्या फॉर्मूला चला वो भी आपको बताता हूं। जैसे अगर आप देखेंगे इस बार जो कुल 72 मंत्री बने हैं, इन 72 मंत्रियों में अगर आप देखिएगा ओबीसी प्लस ईबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट, ऐसे 29 मंत्री बनाए गए, 29। अगर आप देखिएगा सामान्य वर्ग, जनरल, सामान्य वर्ग से कितने हैं भाई? सामान्य वर्ग से 28 मंत्री बनाए गए। और अगर आप एससी एसटी देखिएगा, एससी से 10 और एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब से 5 मंत्री बनाए गए। 4 अल्पसंख्यक और मुसलमान 0। कैबिनेट में 65% मंत्री ओबीसी, एससी एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय से। इस बार नरेंद्र मोदी को हिंदी बेल्ट में सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन कैबिनेट में हिंदी बेल्ट की हिस्सेदारी और बढ़ गई, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि नरेंद्र मोदी नी जर्क रिएक्शन नहीं देते, नरेंद्र मोदी बदले की राजनीति नहीं करते कि अच्छा मुझे सीट नहीं दी, अब देखो तुमको बताता हूं।
उनका हिसाब रहता है कि तुमने मुझे अगर छोड़ भी दिया तो मैं तुम्हारे लिए तुमको छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं तो काम करता रहूंगा जैसा मुझे करना है बतौर प्रधानमंत्री। तो अगर आप नरेंद्र मोदी की कैबिनेट को अगर आप क्षेत्रवार देखिएगा, हिंदी बेल्ट से इस बार 36 मंत्री बनाए गए, जबकि 2019 में 31 थे। 2019 में साउथ इंडिया से पिछली बार 5 मंत्री थे, इस बार 13 मंत्री। नॉर्थ ईस्ट से साल 2019 में 2 मंत्री थे, इस बार संख्या 3 हो गई है। अगर मोदी सरकार में राज्यों की भागीदारी देखें तो जिन राज्यों में बीजेपी को सीटों का नुकसान हुआ, उन राज्यों में भी सीटों के अनुपात में ज्यादा मंत्री बनाए गए। पिछली बार की तरह इस बार भी यूपी से 10 मंत्री, महाराष्ट्र से 6 मंत्री बनाए गए हैं, जबकि पिछली बार इनकी संख्या 7 थी। इस बार बिहार से 8 मंत्री बनाए गए हैं, जिनकी संख्या पिछली बार 6 थी। गुजरात से 5 मंत्री बनाए गए, जिनकी संख्या पिछली बार 3 थी। राजस्थान से इस बार 5 मंत्री बनाए गए हैं, जबकि पिछली बार 3 मंत्री थे। हरियाणा में भी बीजेपी को सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन उस हिसाब से मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी नहीं घटी। हरियाणा में इस बार भी 3 मंत्री बनाए गए। कर्नाटक में भी बीजेपी को सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन कर्नाटक से पिछली बार 3 मंत्री थे, इस बार 4 मंत्री बनाए गए। एमपी से 5, बंगाल से 2, ओडिशा से 3, तेलंगाना से 2 मंत्री बनाए गए। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से भी बीजेपी ने 3-3 मंत्री बनाए। मतलब यह नहीं कि यूपी में सीटें कम हो गई तो यूपी का मंत्री कम कर दो, या राजस्थान में सीटें कम हो गई तो राजस्थान का मंत्री घटा दो, हरियाणा में सीटें घट गई तो हरियाणा के मंत्री की संख्या घटा दो। ऐसा हिसाब नहीं है नरेंद्र मोदी का। हरियाणा में तो 5 सांसद जीते, वहां 3 मंत्री बना दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार अपनी फ्रेश टीम बनाई है। पिछली बार के 37 मंत्री इस बार मंत्री नहीं बनाए गए। पीएम मोदी ने जो 37 मंत्री इस बार ड्रॉप किए हैं, उनमें से 18 मंत्री इस बार का चुनाव हार गए। इकलौते मंत्री एल मुरुगन हैं जो पिछली बार मंत्री थे, लेकिन चुनाव हारकर फिर से मंत्री बने हैं। इसके अलावा कई मंत्री ऐसे हैं जो चुनाव जीते हैं, फिर भी उन्हें इस बार मंत्री नहीं बनाए गए। चुनाव जीतकर भी मंत्री न बनने वाले बड़े चेहरों में अनुराग ठाकुर का नाम है, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, लेकिन इस बार मंत्री नहीं बने। नारायण राणे जो एमएसएमई मिनिस्टर थे, लेकिन इस बार मंत्री नहीं बनाए गए। पुरुषोत्तम रुपाला जो फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और दुग्ध मंत्रालय के मंत्री थे, वो मंत्री नहीं बनाए गए। फग्गन सिंह कुलस्ते जो स्टील राज्य मंत्री थे, ना बाबा, इस बार नहीं आए लिस्ट में। चुनाव हारने वाले जिन मंत्रियों को इस बार मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली, उनमें अमेठी से चुनाव हारी स्मृति ईरानी है, जो महिला एवं बाल विकास मंत्री थी। झारखंड के खूंटी से चुनाव हारे अर्जुन मुंडा जो कृषि मंत्री थे, इस बार उनका बाय बाय हो गया है। केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से राजीव चंद्रशेखर हारे, जो कि राज्य मंत्री थे, आईटी मिनिस्टर थे। बिहार के आरा से चुनाव हारे आरके सिंह, जो ऊर्जा मंत्री होते थे, उनकी विदाई हो गई है। यूपी के चंदौली से हारे महेंद्र नाथ पांडे, जो भारी उद्योग मंत्री थे, वो भी निपट गए हैं। यूपी के फतेहपुर से हारी साध्वी निरंजन ज्योति, जो राज्य मंत्री थी। यूपी के लखीमपुर खीरी से हारे अजय मिश्र टेनी, जो गृह राज्य मंत्री थे, उन्हें भी जगह नहीं मिली। यूपी के मुजफ्फरनगर से हारे संजीव बालियान, जो राज्य मंत्री थे। जिन मंत्रियों को न टिकट दिया गया था और ना ही इस बार मंत्री बनाया गया, उनमें जनरल वीके सिंह हैं, जो राज्य मंत्री सड़क परिवहन थे। मीनाक्षी लेखी हैं, जो विदेश राज्य मंत्री थी। अश्वनी चौबे, जो राज्य मंत्री खाद्य मंत्रालय थे। यानी अगर ओवरऑल पिछली बार का मोदी कैबिनेट देखें तो 26 कैबिनेट मंत्रियों में 7 मंत्रियों को इस बार हटा दिया गया है। 42 राज्य मंत्रियों में से 30 को इस बार हटा दिया गया है। यानी एकदम फ्रेश टीम लग रही है और उसमें नए लोगों को मौका दिया गया है, क्योंकि देश की प्रगति की गाड़ी को तेज रफ्तार देनी है। इस बार पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों के कुछ ऐसे सिलेक्शन भी किए जिन्हें देखकर सब हैरान रहे, लेकिन पीएम मोदी की स्ट्रैटेजी में ये सिलेक्शन बिल्कुल फिट बैठते हैं। जैसे रवनीत सिंह बिट्टू का केस लीजिए। पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू को मंत्री बना दिया गया। रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। बीजेपी ने रवनीत सिंह बिट्टू को लुधियाना से टिकट दिया, लेकिन लुधियाना में बिट्टू 21,000 वोट से कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा से चुनाव हार गए। लेकिन चुनाव हारने के बावजूद बिट्टू को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। तो इसकी सीधी वजह यह है कि अलगाववादी और उग्रवादी ताकतों के खिलाफ बड़ा मैसेज देना, क्योंकि पंजाब वो राज्य है जहां से इस बार अमृतपाल सिंह जैसे लोग भी सांसद बन गए हैं, जो जेल में बंद है। अमृतपाल खडूर साहिब से करीब 1,97,000 वोटों से अमृतपाल जीता, जो पूरे पंजाब में सबसे बड़ा मार्जिन है। इसी तरह से फरीदकोट से सरबजीत सिंह करीब 70,000 वोट से जीत गए, जो सरबजीत सिंह इंदिरा गांधी के हत्यारे का बेटा है। यानी साफ है कि पंजाब में इस तरह की चीजों के बीच आतंक और अलगाव के खिलाफ खुलकर बोलने वाले बिट्टू जैसे नेता बहुत जरूरी है। बिट्टू पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते भी हैं, जिन बेअंत सिंह की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। इसी तरह से अगर आप नरेंद्र मोदी की दक्षिण को लेकर राजनीति और रणनीति को देखें, केरल से बीजेपी के इकलौते सांसद सुरेश गोपी को मंत्री बनाया गया।
केरल में 2026 में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी का वोट शेयर केरल में करीब 17% हो गया है, जबकि 2019 के इलेक्शन में बीजेपी का वोट शेयर 13% था। इसी तरह से पीएम मोदी ने केरल से जॉर्ज कुरियन को मंत्री बनाया है, जो न तो राज्यसभा सांसद है न चुनाव जीते हैं। लेकिन जॉर्ज कुरियन केरल में ईसाई कम्युनिटी के अहम नेता हैं और केरल में ईसाई कम्युनिटी के बीच बीजेपी का प्रभाव बढ़ाने में मददगार होंगे। इसी तरह से तमिलनाडु के एक ऐसे नेता को मंत्री बनाया गया जो चुनाव हार गए, फिर भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली। तमिलनाडु से अन्नामलाई की बहुत चर्चा थी, लेकिन मंत्री बनाए गए एल मुरुगन। एल मुरुगन पिछली मोदी सरकार में भी मंत्री थे और इस बार भी वो मंत्री बने। एल मुरुगन तमिलनाडु की नीलगिरी सीट से 2,40,000 वोट से डीएमके के 2G केस वाले ए राजा से हार गए। तमिलनाडु से निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर जैसे मंत्री भी आते हैं जो अपर कास्ट से हैं, इसलिए दलित फेस एल मुरुगन को मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी गई। तमिलनाडु में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर 11% के करीब था, जो 2019 में 4% से भी कम हुआ करता था। इसी तरह से दक्षिण की राजनीति का एक अहम राज्य है तेलंगाना। वहां पर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन बीजेपी ने तेलंगाना में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। तेलंगाना से बीजेपी ने 2 मंत्री बनाए, इनमें से जी किशन रेड्डी पहले से मंत्री थे। नए मंत्री बंडी संजय कुमार को बनाया गया, जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। तेलंगाना में इस बार बीजेपी ने कांग्रेस के बराबर 8 सीटें जीती और बीजेपी का वोट शेयर 35% पहुंच गया। तेलंगाना में बीजेपी बीआरएस को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है। बीआरएस को मात्र 17% वोट मिला। पीएम मोदी और उनकी कैबिनेट के शपथ ग्रहण के बाद सारे सवालों के जवाब मिल गए, लेकिन एक सवाल नया खड़ा हो गया कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल ही कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले ली। बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है, इसलिए जेपी नड्डा अध्यक्ष नहीं बन सकते। जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो गया था। लोकसभा चुनाव की वजह से जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया गया था। अब सवाल यह है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि जिन जिन के नाम बीजेपी अध्यक्ष की रेस में चल रहे थे उनमें से ज्यादातर मंत्री बन चुके हैं। जैसे शिवराज सिंह चौहान मंत्री बन गए, धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर सब मंत्री बन गए। तो बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? अब यह बड़ा दिलचस्प सवाल है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि बीजेपी जहां जहां हारी या कम सीटें लाई, वहां क्या बड़ा होने वाला है। पाठशाला में अब अगली क्लास। बंगाल, यूपी और महाराष्ट्र में हलचल तेज। बीजेपी कुछ बड़ा करने वाली है क्या? अमित शाह से योगी मिले, यूपी के नतीजों पर क्या चर्चा हुई? मोदी शपथ ले रहे थे और ममता बनर्जी लाइट ऑफ करके क्यों बैठी थी भाई? अब इसका चैप्टर। चुनावी नतीजों के बाद केंद्र में एक बार फिर से मोदी सरकार बन चुकी है। कैबिनेट ने शपथ ले ली, मंत्रालयों का बंटवारा हो गया, लेकिन चुनाव नतीजों में बीजेपी को 3 राज्यों में बड़ा झटका लगा। मोदी सरकार के गठन के साथ ही इन तीनों राज्यों में हलचल तेज हो गई है। ये 3 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। आप देखिए कि कैसे इन तीनों राज्यों में हलचल तेज हुई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अमित शाह से मुलाकात की है। जो चर्चाएं थी कि यूपी में खराब प्रदर्शन से बीजेपी जो है कुछ बड़ा बदलाव कर सकती है, ये तस्वीरें बता रही हैं कि वो भ्रम भी लोगों का दूर हो गया। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो वहां शिवसेना, शिंदे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लेकर हलचल हो रही है। एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें दोनों शिवसेना से एकजुट होने की अपील की गई। वहीं बंगाल में तो अलग ही माहौल है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के बाद ममता बनर्जी ने बड़ा दावा किया है कि जल्दी ही कुछ बड़ा होने वाला है। यूपी की पहले बात करते हैं। यूपी में क्या हलचल चल रही है वो आगे बताता हूं। एक काम करता हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो बता देता हूं। बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से बात की है और पीएम मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से भी बात की है। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा से भी पीएम मोदी ने बात की है और तीसरे कार्यकाल के लिए आशीर्वाद मांगा है। तो नरेंद्र मोदी किसी भी तरह की, जिसको आप कह लीजिए कि राजनीतिक कर्टसी होती है, उसमें पीछे नहीं रहते। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा, उनसे फोन करके नरेंद्र मोदी ने नए कार्यकाल के लिए आशीर्वाद मांगा। एक तरफ पीएम मोदी दूसरे नेताओं से आशीर्वाद ले रहे हैं, दूसरी तरफ सियासी दुश्मनी के चक्कर में इंडी गठबंधन के कई नेता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने तक की बधाई नहीं दे रहे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, अच्छा खड़गे जी तो चलिए शपथ ग्रहण में आए, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, पिनराई विजयन, ये सब वो नेता हैं जिन्होंने अभी तक पीएम मोदी को उनके तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई तक नहीं दी बॉस।
अरे ठीक है, राजनीतिक लड़ाई अलग है, अब तो बन गए पीएम, एक बधाई तो दे दीजिए। यह फर्क है नरेंद्र मोदी और इन लोगों में। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में इंडी गठबंधन की तरफ से सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दिए थे। बधाई देना तो दूर, कुछ लोगों से तो पीएम मोदी का शपथ ग्रहण इतना नागवार गुजरा कि वो लाइट बंद करके अंधेरे में बैठे रहे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात कर रहा हूं। कल जब नरेंद्र मोदी और उनकी टीम शपथ ले रही थी, तब ममता बनर्जी ने अपने घर की सारी लाइटें बंद कर दी और वो अंधेरे में बैठी थी। टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने ममता बनर्जी को लेकर यह दावा किया है कि भाई वो पूरे टाइम जब तक शपथ ग्रहण चला, ममता बनर्जी अंधेरे में बैठी रही। ये तो खुद को अंधेरे में रखने की बात हो गई भाई। अरे भाई, अंधेरे में रहने से सच्चाई तो बदल नहीं जाएगी। सच्चाई यही है कि देश में एक बार फिर से पीएम मोदी की सरकार बन चुकी है। विपक्ष की जो ये सोच है, ये जो उनकी दिक्कतें हैं नरेंद्र मोदी से, ये तो चलती रहेगी। लेकिन इधर बीजेपी आगे की तैयारियों में जुट गई है। आप देखिए कि चुनाव नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 29 सीटों का नुकसान हुआ। चर्चा चलने लगी कि क्या सीएम योगी जो हैं उन पर कोई एक्शन तो नहीं हो जाएगा, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है यूपी में। हालांकि पाठशाला में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। भाई, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के काम से इतना प्रसन्न है, पूरे इलेक्शन उनकी तारीफ करते रहे। उस दिन एनडीए की बैठक में भी पीठ थपथपाई, कहां से कुछ एक्शन हो जाएगा, कुछ भी, मॉल बनाते हैं लोग। और आज आप देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरह से एक्टिव दिख रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और मंत्री बनने की बधाई दी। उसके बाद सीएम योगी ने राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। यानी सीएम योगी को लेकर जो खबरें चल रही थी वो बस अफवाह भर थी, बल्कि अब जिस तरह से सीएम योगी एक्टिव दिख रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। जो ढीले नट बोल्ट थे उन्हें कसा जाएगा। भले ही इस बार यूपी में बीजेपी की सीटें पहले से काफी घट गई, हालांकि मंत्रिमंडल में यूपी का दबदबा इस बार भी कायम। यूपी में पिछली बार एनडीए के 64 सांसद थे, जो इस बार घटकर 36 पर पहुंच गए, लेकिन कैबिनेट में यूपी की हिस्सेदारी कम नहीं हुई। इस बार भी सबसे ज्यादा 10 मंत्री यूपी से। लखनऊ से राजनाथ सिंह, पीलीभीत से जितिन प्रसाद, आगरा से एसपी सिंह बघेल जैसे कुछ बड़े नाम हैं। इसके अलावा यूपी में राज्यसभा से आने वाले सांसद हरदीप पुरी और जयंत चौधरी को भी मंत्री बनाया गया है। सबसे ज्यादा 4 मंत्री पश्चिमी यूपी से हैं, पूर्वांचल से 3 और अवध यानी सेंट्रल यूपी से 2 मंत्रियों को जगह मिली है। मोदी मंत्रिमंडल में यूपी से जो चेहरे शामिल हुए हैं उनमें 7 राज्य मंत्री हैं, 2 कैबिनेट और 1 स्वतंत्र प्रभार। यूपी में मंत्री पद बांटते हुए कास्ट इक्वेशन का भी काफी ख्याल रखा गया। यूपी में गैर जाटव और ओबीसी में कुर्मी वोटर्स के इंडी गठबंधन में शिफ्ट होने से बीजेपी को नुकसान हुआ, इसलिए कैबिनेट में कुर्मी समाज, गैर जाटव और अति पिछड़ा वर्ग का खास ध्यान रखा गया। छत्रियों की नाराजगी की चर्चाओं के बीच जहां राजनाथ सिंह और कीर्तिवर्धन को मंत्री बनाया गया है, जाट वोटों और किसानों का ख्याल रखा गया, जयंत चौधरी को मंत्री बनाया गया, ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जितिन प्रसाद को जगह दी गई। यूपी से जो मंत्री बनाए गए हैं उनमें अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा पिछड़े समुदाय के लोग हैं, जैसे महाराजगंज से 7 बार के सांसद पंकज चौधरी और अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल को रिपीट किया गया। दोनों ओबीसी कुर्मी समुदाय से हैं। इसी तरह से बदायूं से आने वाले राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा को मंत्री बनाया गया, वो लोध समुदाय से आते हैं। बांसगांव सीट से जीतने वाले सांसद कमलेश पासवान को इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल को रिपीट किया गया है। नए चेहरे के तौर पर गोंडा से 5 बार के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह को मंत्री बनाया गया, वो राजपूत कम्युनिटी से आते हैं। इसी तरह से नए चेहरे के तौर पर जितिन प्रसाद को लाया गया, वो ब्राह्मण चेहरा है। यानी कुल मिलाकर 5 पिछड़े, 2 दलित और 3 अपर कास्ट मंत्री। ये यूपी में जो समीकरण है उसको सेट किया जा रहा है। आज अमित शाह और योगी आदित्यनाथ मिले हैं, यानी ये मानकर चलिए कि दोनों यूपी में जो नट बोल्ट खुले थे उनको टाइट कर देंगे। उधर महाराष्ट्र में भी अलग खेला चल रहा है। अब शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना उद्धव गुट फिर से एक हो जाने की अपील की जा रही है। दिल्ली में महाराष्ट्र भवन के पास आज एक पोस्टर लगा हुआ था। इस पोस्टर में लिखा था कि शिवसेना के शेरों एकजुट हो जाओ। अब यह पोस्टर पता नहीं किसने लगाए, लेकिन इस पोस्टर के बाद यह चर्चा होने लगी कि क्या शिवसेना फिर से एक हो सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा के जो नतीजे आए हैं उसमें शिवसेना की टूट का सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को मिला। कांग्रेस 13 सीटों के साथ महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बन गई, जबकि 2019 में 19 सीट जीतने वाली शिवसेना उद्धव गुट जो है वो 9 सीटों पर आ गई। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के पास 7 सीटें। लेकिन सवाल है कि क्या महाराष्ट्र में ऐसा होगा नहीं होगा, यह तो आगे पता चलेगा।
लेकिन बड़ा एक्शन क्या सीमा पार भी हो सकता है? जम्मू में हिंदू तीर्थयात्रियों पर हमले का बड़ा बदला लेगा क्या भारत? अमित शाह का वो प्लान जो पाकिस्तान के आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा देगा। अब इसका चैप्टर